हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे इज़ द डे 30 ऑफ आवर आंसर राइटिंग चैलेंज एंड आज मैंने दो क्वेश्चंस दिए थे। एक क्वेश्चन थीम था अफ्रीका बेस्ड एंड सेकंड वाज ऑन द यूरोपियन यूनियन बेस्ड। तो जनरली मैंने नोटिस ये किया है कि यूरोपियन यूनियन पे यूपीएससी ने अभी तक कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो यूरोपियन यूनियन पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बट अफ्रीका के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सो फर्स्ट इज़ आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2022 and it is if the last few decades were of Asia's growth story, the next few are expected to be Africa's. In the light of this statement, examine the India's influence in Africa in the recent years. तो अब देखने के अंदर ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आपको प्राइमा फेसी इसको देखेंगे तो आपके बहुत सारे बच्चे इंट्रो देंगे और इंट्रो देने के बाद सिर्फ यही कंक्लूड इस तरह से आंसर लिखेंगे कि सिर्फ इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर रिसेंट ईयर्स में इसके ऊपर लिख देंगे। बट जहाँ पे ये क्वेश्चन होता है इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट होती है उसे भी आपको एक्सप्लेन करना होता है इंट्रो के बाद हाफ या 3/4 पेजेस के अंदर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया, इसको हम किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये सबसे पहले पूछ रहा है कि अगर लास्ट कुछ फ्यू डिकेड्स थे वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी था, ठीक है, यानी जो हमारा सब पार्ट है, जो फर्स्ट पेज है उसका पहला पार्ट, तो इसमें आपको इंट्रो के बाद ये दिखाना है कि लास्ट फ्यू डिकेड्स कैसे एशिया की ग्रोथ स्टोरी थे। ठीक है, देन सेकंड, नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी अफ्रीका स्टोरी, कि नेक्स्ट फ्यू डिकेड है वो अफ्रीका की स्टोरी क्यों होने वाले हैं। तो ये दो हेडिंग्स हो जाएंगे विद इन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। उसके बाद एग्जामिन द इंडिया इन्फ्लुएंस इन अफ्रीका इन रिसेंट ईयर्स, फिर आप इंडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में लिखेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन एग्जामिन पूछ रहा है तो एग्जामिन के अंदर आपको 3-4 चैलेंजेस भी लिखने पड़ेंगे इंडिया और अफ्रीका रिलेशन के, और फिर आप कंक्लूड करेंगे 4 से 5 लाइन में। थंब रूल्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि इंट्रोडक्शन 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगी और कंक्लूजन भी 4 से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन हम यही देंगे कि IMF हैज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 6% GDP ग्रोथ रेट ऑफ एशिया with 7.5% growth per year in the GDP shows in the last decade that it is the Asia's growth story. आपने एक डाटा देके भी बोल सकते हैं कि IMF रिपोर्ट्स 6% ऑफ द GDP ग्रोथ इन द लास्ट डिकेड शोज द एशियाज ग्रोथ स्टोरी। ये मेरी इंट्रोडक्शन होगी, थीम बेस्ड इंट्रोडक्शन हो गई। फिर मैं लिखूंगा कि हाउ लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द लास्ट फ्यू डिकेड है वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे रहे हैं। हेडिंग मेरा पिन पॉइंटेड होगा। हेडिंग हमेशा मैं जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है उसी को ही मैं क्वेश्चन फॉर्मेट के अंदर हेडिंग बना दूंगा कि हाउ लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ एशिया ग्रोथ स्टोरी। तो इसके अंदर 3 पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं। Because economic and the social progress of the emerging economy is quite visible, like China and the Hong Kong. Second, high export and the major FDI destination, कि Asian nations have emerged as a FDI destination like India and the China. Then third is increased living standard of the people, जो एशियन पीपल है उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत इंप्रूव हुआ है। वर्ल्ड लाइक इट इज़ जम्प्ड फ्रॉम दी 10% टू दी 30%। तो हमने 3 पॉइंटर्स के थ्रू दिखाया, हमने ज़्यादा नहीं लिखे क्योंकि ये सब पार्ट का भी सब पार्ट है कि हाउ लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द एशिया ग्रोथ स्टोरी, पिछले जो डिकेड थे वो एशिया की ग्रोथ स्टोरी कैसे थे, उसके 3 पॉइंटर बताए क्यों थे। फिर आ गया कि नेक्स्ट जो डिकेड है वो अफ्रीका का क्यों होने वाला है। तो उसके अंदर पहला पॉइंटर तो ये हो गया कि FDI इन दी एग्रीकल्चर एंड दी ऑयल एंड मिनरल रिसोर्सेज सेक्टर इज इंक्रीजिंग। तो इस वजह से कि जो फॉरेन पावर्स है वो इंटरेस्ट दिखा रही है अफ्रीका के प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंड, हाई डेमोग्राफिक लिवरेज, जो अफ्रीका है उसका हाई डेमोग्राफिक लिवरेज है। 2034 के अंदर अफ्रीका जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन बन जाएगा 1.1 बिलियन की। देन थर्ड क्या होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होगा कि 21 मिलियन स्टेबल जॉब्स पिछले 5 साल के अंदर दी गई हैं अफ्रीका के अंदर। ठीक है, देन चौथा हो जाएगा कि अर्बनाइजेशन का रेट बहुत ज़्यादा है अफ्रीका के अंदर, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन, दैट इज़ वाई इट विल बी लाइक we can say that the next few decades are of the Africa. Then high consumption will make it a very attractive market which is growing at 4.2% growth rate. इस वजह से सभी जो वर्ल्ड है वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। देन अदर इज डाटा बैंक, सेलुलर डाटा बैंक, एज द सेलुलर कनेक्शन जो मोबाइल कनेक्शन है ना वो 30 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। तो ये दिखाता है कि अफ्रीका के नेक्स्ट डिकेड के अंदर बहुत प्रोग्रेस होने वाली है। जैसे पिछले कुछ डिकेड्स में एशिया सेंटर ऑफ फोकस था, वैसे अफ्रीका सेंटर ऑफ फोकस बनेगा। देन इंडिया का इन्फ्लुएंस अफ्रीका के अंदर क्या है, इसे भी आप तोड़ देंगे कि इकोनॉमिकली क्या इन्फ्लुएंस है कि इंडिया ओ 6.5% ऑफ द अफ्रीकन टोटल ट्रेड। देन इंडिया इज गिवन द लाइन ऑफ क्रेडिट बाय 2020 ऑफ 1.1 बिलियन।
Then the capacity building, in how India contributed to the capacity building of the Africa through the development cooperation, for example, international ITEC. ठीक है. Then India Japan African corridor is another example of capacity building. We are building the maritime corridor too. Then military cooperation कैसे हो रहा है इंडिया का इन्फ्लुएंस. We are training the military personals of the Africa. We have sent the peacekeeping missions. Then टेक्नोलॉजी में क्या कॉपरेशन हो रहा है कि डिजिटल डिविडेंड डिवाइड ऑफ द अफ्रीका इज बीइंग बिल्ट बाय पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट. देन एनर्जी और रिसोर्सेज के अंदर इंडिया हैज इन्वेस्टेड टू एक्सप्लोइट द रिसोर्सेज इन द सूडान एंड नाइजीरिया. रिसेंटली द अफ्रीकन यूनियन इज प्रपोज्ड एज द मेंबर ऑफ G20 बाय द PM मोदी. तो इस तरह का इंडिया का इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर. तो आपने 5-6 पॉइंटर्स के थ्रू समझाया. देन यू कम टू द चैलेंजेस. आप जैसे क्वेश्चन के अंदर एग्जामिन पूछा है तो आपको चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे कि वी आर फेसिंग द कंपटीशन फ्रॉम द चाइना. देर आर इशू ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स इन अफ्रीका. देन ट्रेड बैरियर्स आर एग्जिस्टिंग देयर बिकॉज अफ्रीकन नेशन आर फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ठीक है. सो देन वी कंक्लूड कि कंक्लूजन के अंदर वही हमें थोड़ा सा कीवर्ड्स यूज करने हैं जो रिसेंट हैपनिंग्स हुई हैं उनको यूज करना है. सो टू प्लग दीज चैलेंजेस गवर्नमेंट मस्ट वर्क इन कंपाला principal spirits so that the approach of the India changes from the active disassociation to the proactive association. ठीक है कि हमें कंपाला प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए ताकि हमारी अप्रोच जो डिसएसोसिएशन से है ना वो प्रोएक्टिव एसोसिएशन की बने. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 यूरोपियन यूनियन के ऊपर है और इसकी अगर आप इसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे और इसको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एंड राइटली कॉम्प्रीहेंड व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप समझिए कि आपकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी हो चुकी है. ठीक है. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, कि आज की डेट में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ना, तो यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया अपीयर टू बी नेचुरल पार्टनर. कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया वो एक नेचुरल पार्टनर की तरह दिखते हैं एंड दे नीड टू लिवरेज द एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी. और इनको जरूरत है कि वो एक्सिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को लिवरेज करें. तो अब देखो यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए. जैसे ही आप शुरू करेंगे तो एक तो इंट्रो हो जाएगी. इंट्रो के बाद आप ये दिखाओगे प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है क्या. ठीक है. फिर आप ये दिखाओगे कि यूरोपियन यूनियन इंडिया अपीयर्स टू बी नेचुरल पार्टनर, कि वो किस तरह से नेचुरल पार्टनर अपीयर हो रहे हैं 4-5 पॉइंटर्स के अंदर. फिर आप ये दिखाओगे कि एंड दे नीड टू लिवरेज द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी. आपको थोड़ा सा ये भी बताना पड़ेगा भाई एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है क्या जिनको लिवरेज करना है. फिर आप ये लिखोगे कि नीड फॉर स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, की जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उनको लिवरेज करने की जरूरत क्यों है, उनसे क्या फ़ायदा होगा वो दिखाएंगे आप. देन यू विल कंक्लूड. ठीक है. तो अब हम आ जाते हैं कि किस तरह से हमने इंट्रोडक्शन बनाई. तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन बनाएगी कि इंडिया यूरोपियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाज अडॉप्टेड विद अ रोड मैप टू 2022 अंडर यूरोपियन यूनियन इंडिया वर्चुअल समिट. तो ये मेरी इंट्रो हो गई. एक मतलब यू कैन यूरोपियन यूनियन के ऊपर आप डेफिनेशन के ऊपर इंट्रो लिख सकते हो, बट मुझे ज़्यादा बेटर लिखी बिकॉज इट वाज कोरिलेटिंग द इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन बोथ, क्योंकि क्वेश्चन भी इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस के ऊपर है. देन हम ये बोलते हैं इन द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, कि तो हम बताएंगे कि भाई प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है क्या जिसके अंदर ये बात हो रही है. ठीक है. हम बोलेंगे कि भाई ग्रोइंग प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है और ट्रेड वार्स हो रही है. फॉर एग्जांपल यूके ब्रेक्जिट एंड द US चाइना ट्रेड वॉर. सेकंड क्या हो रहा है कि चाइना ग्रोइंग असर्टिवनेस इन द साउथ चाइना सी भी एक प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो दिखाता है. देन मिलिटराइजेशन एंड द टेंशन ऑफ द इंडो पैसिफिक एक इशू है कि इंडो पैसिफिक का मिलिटराइजेशन हो रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो प्रेजेंट का, जैसे क्वाड और ओकस बन गया. उसके बाद क्लाइमेट नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया ग्लोबल डिस्कशन का. फॉर एग्जांपल US ने विदड्रॉ कर लिया था पेरिस क्लाइमेट डील से. तो जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उसके अंदर चाइना का राइज है इंपॉर्टेंट, मिलिटराइजेशन ऑफ इंडो पैसिफिक है, क्लाइमेट नेगोशिएशन है, और रशिया यूक्रेन वॉर भी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को दिखा रहा है प्रेजेंट. तो इस प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर किस तरह से यूरोपियन यूनियन और इंडिया नेचुरल पार्टनर्स बन रहे हैं. तो सेकंड पार्ट आपने एड्रेस किया कि किस तरह से वो नेचुरल पार्टनर्स अपीयर होते हैं. तो उसके आप 5-6 पॉइंटर्स लिखेंगे कि वो नेचुरल पार्टनर्स कैसे अपीयर हो रहे हैं. बिकॉज बोथ शेयर द डेमोक्रेटिक पॉलिटी, दोनों डेमोक्रेसी हैं तो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल और ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहते हैं. दोनों फेवर कर रहे हैं फ्री ओपन इंडो पैसिफिक एंड द सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट है ट्रेड को सेव करने में. बोथ आर अगेंस्ट द चाइना असर्टिवनेस एंड राइजिंग इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, कि दोनों नेचुरल पार्टनर इसलिए हैं कि दोनों की चाइना की असर्टिवनेस और उनके राइजिंग इन्फ्लुएंस जो इंडो पैसिफिक में उसके अगेंस्ट जैसे क्वाड फॉर्मेशन कर दिया. उसके बाद अल्टरनेटिव टू द OBOR बाय द G7, कि दोनों के इंटरेस्ट इसमें भी मैच करते हैं कि वो OBOR का अल्टरनेटिव देख रहे हैं. जैसे G7 के अंदर इंडिया को एक स्पेशल इन्विटी की तरह बुलाया गया था और वहाँ बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड साइन किया गया था एज एन अल्टरनेटिव टू द OBOR.
देन बोथ आर फेवरिंग द मल्टीपोलर वर्ल्ड, ये इनका दिखाता है कि दे आर नेचुरल पार्टनर्स। देन बोथ आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज, सो दे आर कंटिन्यू टू एंगेज इन द पेरिस डील। और उसके अंदर यूरोपियन यूनियन हैज सपोर्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि वो दोनों नेचुरल पार्टनर इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों क्लाइमेट की ग्रेविटी को समझ सकें और उसको कम करना चाहते हैं। आपने दो इनिशिएटिव लिख दिया कि कैसे कम करना चाहते हैं वो। फिर आप ये दिखाओगे एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, कि जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि दे नीड टू लिवरेज द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो सिर्फ ये लिखने से कि नीड टू लिवरेज द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा बता भी दो कि एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या। एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है इसकी, जो प्रेजेंट ट्रेड 80 बिलियन है ना, उसको बढ़ाया जा सकता है बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से। सेकंड, पायरेसी को चेक कर सकते हैं दोनों देश अपने इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर और मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर को यूज़ करके। ठीक है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, नोट बोथ द नेशंस। देन डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया लिवरेज किया जा सकता है, यूरोपियन यूनियन इसको लिवरेज कर सकता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। थर्ड अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप जितने भी एग्रीमेंट कर रहे हैं उनके इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जैसे राफेल के अंदर एयर इंडिपेंडेंट propulsion फॉर आपको नेवल टेक्नोलॉजी के लिए मिल रहा है। तो ये चारों दिखा रहे हैं कि देर आर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। देन व्हाट इज द नीड फॉर द स्ट्रेटेजिक कन्वर्जन, यानी व्हाट इज द नीड फॉर एक्सप्लॉइटिंग द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो क्यों ज़रूरत है इन एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने की? सबसे पहले तो कि यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंस है ना, उनको चाइना के ऊपर ख़त्म करने की ज़रूरत है। उसके लिए करना क्या चाहिए, इंडिया को बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो FTA है ना, उसको कंक्लूड करना चाहिए। सेकंड, इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो इस वजह से भी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उनको एक्सप्लोइट करने की ज़रूरत है कि वो ट्रेड बना रहे और फैले इंडिया। और तीसरा क्या है कि इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इंडिया नीड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द यूरोपियन यूनियन कैन गेट द गुड डिविडेंड, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर यूरोपियन यूनियन इन्वेस्ट करेगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। तो इस वजह से भी इंडिया को एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी अपने इंटरेस्ट के अंदर एक्सप्लोइट करने की जरूरत है। देन वी कम टू द कन्वर्जेंस इन द इंडो पैसिफिक टू द फ्री ट्रेड एंड सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, कि एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को इसलिए भी एक्सप्लोइट करना चाहिए कि दोनों कन्वर्ज करते हैं इंडो पैसिफिक के अंदर, दोनों फ्री लाइन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फ्री देखना चाहते हैं। और उसके बाद अगर दे विल यूटिलाइज द एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी तो पायरेसी को काउंटर कर सकते हैं बाय शेयरिंग द डाटा अमंग द टू ऑर्गेनाइजेशंस। देन दे कैन इस्टेब्लिश द मल्टीपोलर वर्ल्ड, अगर इन अपॉर्चुनिटीज़ को वो यूटिलाइज करते हैं, दैट विल बी अवे फ्रॉम द US चाइना पोल। ठीक है, दे इट विल ऑल्सो हेल्प टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, अगर जितनी भी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको यूज़ करेंगे तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा बाय यूरोपियन यूनियंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द फाइनेंशियल सपोर्ट, सो दैट इंडिया कुड टर्न टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बाय 2050। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल आपने बना दिया कि अगर वो EU की टेक्नोलॉजी लेंगे और EU से फाइनेंशियल सपोर्ट लेंगे तो 2050 तक जो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। देन वी कम टू द कंक्लूजन के अंदर आपको थोड़ा ये लिखना है कि प्रेजेंट टाइम के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जिनसे यूज़ करते हुए हम जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन है उनका पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका पोटेंशियल 100% एक्सप्लोइट कर सकते हैं। सो यू राइट द मोर ओवर अलॉन्ग विद द कंक्लूडिंग बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट we should continue working in the new areas, for example mobilize your city, European Union India clean energy cooperation and sustainable digital infrastructure to be created that will help realize the potential of both India and the EU। तो यहाँ से आपको समझ आया होगा कि किस तरह से आपने इंटरप्रेट किया क्वेश्चन को, किस तरह से अपने कंटेंट को वर्ड्स के अंदर डाला, कम वर्ड्स के अंदर ज़्यादा बात कैसे कही। सो आई होप कि ये हेल्पफुल होगी वीडियो।